6 दिसंबर 1992 दिल्ली से फोन आता है और कहा जाता है कार सेवकों को बाबरी मस्जिद तोड़ने से रोकिए, अगर जरूरत पड़े तो गोली भी चलवा दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ से यूपी के सीएम कल्याण सिंह कहते हैं मैं गोली नहीं चलवाऊंगा। वो अपनी बात दोहराते हैं कि मैं गोली नहीं चलवाऊंगा और इसके चलते कार सेवक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देते हैं। देखिए 90 के दशक में कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी के बाद बीजेपी में तीसरे बड़े नेता थे और बीजेपी पार्टी में हमेशा से ये चलन रहा है कि अगर कोई इस तरह के स्टेप्स को लेता है तो उसका कद और बड़ा हो जाता है। लेकिन इस घटना के बाद कल्याण सिंह का पॉलिटिकल करियर ही बर्बाद हो गया। कल्याण सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके साथ ही यहाँ कुछ और सवाल भी उठते हैं जिनके बारे में आपसे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों कल्याण सिंह ने कार सेवकों को रोकने की कोशिश नहीं की? यह सवाल लाजमी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। क्या कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की योजना की जानकारी पहले से थी? अगर नहीं थी तो वो गोली चलवाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? आइए जानते हैं और इन तमाम सवालों के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कैसे हुआ। देखिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि कैसे उनका पॉलिटिकल करियर बना, कैसे वो बीजेपी से यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इन सवालों को जानने के लिए आगे की कहानी में देखिए 5 जनवरी 1935 को अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के मड़ौली गांव में एक साधारण किसान परिवार में कल्याण सिंह का जन्म होता है। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़ गए थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका बचपन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी की और राजनीति भी जारी रखी। शिक्षा और राजनीति दोनों एक साथ चल रही थी। वे साल 1967 में जनसंघ के टिकट पर अतरौली सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे और साल 1980 तक लगातार इस सीट से जीतते रहे। इस बीच जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और साल 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को हार का सामना भी करना पड़ा। कल्याण सिंह के बेहद करीबी रहे और हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने बीजेपी नेता बी.एल. वर्मा बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साल 1980 में जब गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया था। यह पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। 90 के दशक की शुरुआत में राजनीति का जो दौर था, देश भर में एक ओर मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन और विरोध चल रहा था, तो दूसरी ओर अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था। अभी दोनों ही मसले अपने आप में बहुत अहम थे। इसी बीच भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के दौरान मुलायम सिंह ने रथ यात्रा को बिहार में रुकवाकर आडवाणी को नजरबंद करवा दिया। अगर आपको आडवाणी की इस रथ यात्रा के बारे में और उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में डिटेल से जानना है तो इसलिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आडवाणी को नजरबंद किए जाने के बावजूद कुछ उन्मादी लोग आगे बढ़ते रहे। फिर 30 अक्टूबर 1990 को वो दिन आया जब अयोध्या में भीड़ पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी और इसके अगले ही साल मुलायम सिंह यादव के हाथ से सत्ता चली गई और कल्याण सिंह ने महज एक साल में बीजेपी को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। बीजेपी ने यूपी में 445 विधानसभा सीटों में से 221 जीत हासिल की और अगले ही साल 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि आखिर कल्याण सिंह ने कार सेवकों को रोका क्यों नहीं? क्या कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जानकारी पहले से थी? ये सवाल जायज है। देखिए, मुलायम सिंह को कार सेवकों पर गोली चलाए जाने वाली घटना का जवाब देने के लिए कल्याण सिंह को एक रास्ता सूझा और 1991 में कल्याण सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लेकिन राम मंदिर निर्माण का वादा पक्का है। इसलिए सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास 2.27 एकड़ की जमीन खरीद ली और पास में ही राम चबूतरा बनवा दिया। सरकार का मकसद साफ था, तीर्थ स्थल में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करना। विश्व हिंदू परिषद भी लोगों को समझा बुझाकर तीर्थ स्थल के आसपास के इलाकों की जमीन खरीदने लगी। कल्याण सिंह सरकार ने जो जमीनें खरीदी वो विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट को सौंप दी गई। उससे रामकथा पार्क के लिए आसपास की 42.9 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी। इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि कल्याण सिंह राम मंदिर निर्माण
और बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर मन ही मन कुछ खिचड़ी पका रहे थे। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह अपने आवास पर बैठकर टीवी देख रहे थे। इसी दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी लालजी टंडन और ओपी सिंह मौजूद थे। तभी अचानक राज्य के तत्कालीन डीजीपी सीएम कल्याण सिंह से मिलने उनके आवास पर आते हैं और बाबरी मस्जिद में हो रहे उन्माद की जानकारी देते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग कर सकते हैं। कल्याण सिंह ने उन्हें आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने की छूट दी, मगर कार सेवकों पर फायरिंग करने की इजाजत देने पर साफ तौर से इनकार कर दिया। डीजीपी की ओर से जब तक इस पर कोई एक्शन लिया जाता तब तक बाबरी का ढांचा गिराया जा चुका था। बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने सार्वजनिक मंच पर 6 दिसंबर 1992 के दिन पूरा वाकया सुनाया था। उन्होंने बताया, 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री एसबी चौहान का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास यह सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं। आपके पास क्या सूचना है? मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद तोड़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन चौहान साहब ने इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलवाऊंगा। इस बात को उन्होंने दोहराया। कल्याण सिंह ने उसी जनसभा में बाबरी विध्वंस की खुले तौर पर अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी कोर्ट में केस चलाना है तो मेरे ऊपर चलाओ, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। मेरे ऊपर इंक्वायरी कराओ, इसके लिए कोई दंड ही देना है तो मुझे दो। अधिकारियों ने तो सिर्फ मेरे आदेश का पालन ही किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने या मेरे सहयोगियों ने कहीं भी किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा और गोली नहीं चलाऊंगा। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। यूपी में बीजेपी को कमंडल की राजनीति भारी पड़ी और बीजेपी को सत्ता में वापस आने के लिए 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी बीच 21 अक्टूबर 1997 को बसपा ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि कांग्रेस विधायक नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों और मार्कंडे चंद के नेतृत्व में बसपा विधायकों के दल बदल लेने से लोकतांत्रिक कांग्रेस और जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार बन रही थी। लेकिन इस बार वो पहले कार्यकाल जैसी छाप नहीं छोड़ पाए। इस बार वो महज 2 साल ही मुख्यमंत्री रह पाए और उनकी पार्टी ने उन्हें हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बैठा दिया, जिसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद इतने बढ़ गए कि कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सार्वजनिक तौर पर बेहद अपमानजनक भाषण का इस्तेमाल करने लगे। वाजपेयी के लिए उनके कहे गए 3 शब्द उस वक्त काफी चर्चा में थे: भुलक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़। इसके चलते कल्याण सिंह ने साल 1999 में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नाम से पार्टी बनाई। खुद कल्याण सिंह भी हिंदुवादी नेता की बजाय केवल लोध समुदाय के नेता बन गए। यहां तक कि जब 2004 में वो बीजेपी में वापस भी आए तब भी उनकी यही छवि बनी रही। उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा गया जहां लोध प्रभावी है। इसके बाद 2009 में कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी से नाराज होकर पार्टी से बाहर हो गए। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उन्हें नजदीकियां बढ़ाई और समाजवादी पार्टी से जुड़े। सपा की मदद से उन्होंने एटा से लोकसभा का निर्दलीय चुनाव भी जीता। लेकिन कल्याण सिंह के इस साथ ने समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया और फिर सपा ने उनसे दूरी बना ली। कल्याण सिंह का संघर्ष लगातार जारी रहा। साल 2010 में अपने 77वें जन्मदिन यानी 5 जनवरी को कल्याण सिंह ने जन क्रांति पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की और अपने बेटे राजवीर सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। साल 2012 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ लगती नहीं दिखाई दी। अगले ही साल 2013 में कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। साल 2014 में बीजेपी की लोकसभा की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल हुई। कल्याण सिंह को साल 2014 में ही राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि उनके बेटे और पोते को बीजेपी में सम्मानजनक जगह दी गई। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं।
तो राजवीर के बेटे संदीप सिंह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। कल्याण सिंह ने बीजेपी में सम्मानजनक वापसी तो कर ली, लेकिन अपने समर्थकों के बीच उनकी जो कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि पहले थी, वह सम्मान उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाया। कल्याण सिंह का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। लोगों का मानना है कि अगर कल्याण सिंह कार सेवकों के साथ सख्ती से पेश आते तो शायद बाबरी मस्जिद कभी टूटती ही नहीं और राम मंदिर कभी बनता ही नहीं। खैर, ये तो लोगों के कयास हैं। आपके क्या कयास हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। कल्याण सिंह के इस पूरे पॉलिटिकल करियर से आप क्या सीखते हैं? आपको क्या लगता है कि उनके फैसलों में क्या सुधार की गुंजाइश थी? ये तमाम अपडेट्स आप पॉलिटिक्स पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।